नमस्कार। एक बार फिर नंदीग्राम की राजनीति कल बंगाल का भविष्य बदलने की तरफ होगी। बंगाल की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है ये कल तय हो जाएगा नंदीग्राम से। हम लगातार नंदीग्राम पर बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल की राजनीति में इस वक्त और आने वाले वक्त के लिए जो पटकथा लिखी जा रही वो नंदीग्राम की है। और नंदीग्राम में धारा 144 यानी अभी तक की जो 30 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी की बात की जा रही थी, बढ़त की जा रही थी, उन्हीं में से अब ये दूसरी 30 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन बात सिर्फ नंदीग्राम की है। इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस चुनाव में हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ जो आरोप प्रत्यारोपों का कारण शुरू हुआ उसमें जो राजनीति पल पल बदल रही है वो भी यहाँ बहुत मायने रखती है। और आज सुबह जब ममता बनर्जी यहाँ से निकली अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए, अलग अलग जगह वो पहुँची, तो उसमें निकलते वक्त भी उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बाहर के गुंडे आकर यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी बाहर के गुंडों में अक्सर वो यूपी बिहार के गुंडों का नाम लेती हैं। ये अलग बात है कि यूपी बिहार ही उनको क्यों याद है, क्योंकि जिस तरह से वो गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेती हैं या तमाम लोगों पर हमले करती हैं, उसमें अमित शाह यहाँ के नहीं हैं, न गुजरात के हैं, न वो गुजरात के हैं, न यूपी के हैं, न बिहार के हैं। जिनको वो टारगेट कर रही हैं उसमें वो यूपी बिहार क्यों ले रही हैं, इसका भी कारण समझ पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं उनको इस तरह से क्यों कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि कल सुबह चुनाव होना है और यहाँ से ही मैं ये समझ सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि बंगाल के चुनाव की दिशा कल एक और तरफ बढ़ेगी। यानी कल जो शाम तक लोगों को ट्रेंड मिलेंगे, हमारे जो अपने अनुभव होंगे वो अलग है, लेकिन जो लोगों को ट्रेंड मिलेंगे, जो यहाँ से चलती हुई हवा है वो बाकी पूरे बंगाल के चुनाव को निसंदेह प्रभावित करेगी। यहाँ से जो ममता बनर्जी बोलेंगी, यहाँ से जो शुभेंदु उसके बाद बोलते हुए दिखेंगे, वो चुनाव की आगे की कहानी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर मैं फिर यहाँ साफ करता हूँ कि कल गोत्रों की कहानी हुई, कल राष्ट्रगान हुआ, तो आज चूँकि चुनाव प्रचार रुक चुका था, तो इसीलिए इस कहानी में सिर्फ एक सिरा नया जुड़ा जब ममता बनर्जी ने कहा कि गुंडे बाहर के आ चुके हैं और वो जो हैं कुछ जगह पर तनाव फैला सकते हैं। मेरे साथ फिर इस बार हम लोग दोनों ही साथ हैं, विकास जी और मैं। इस पूरे चुनाव को हम लोग यहाँ नंदीग्राम में देख रहे हैं। यूँ तो अलग अलग जगह पर हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये नंदीग्राम इस वक्त पूरी राजनीति का संग्राम यहीं है। घर घर संग्राम और नंदीग्राम, तेरा नाम मेरा नाम नंदीग्राम, यानी एक ऐसी भूमि जिसने बंगाल के इतिहास को पलटने में मदद की। एक बार फिर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बंगाल की राजनीति के इतिहास को पलटने में मदद की थी और एक बार फिर राजनीति में बदलाव की तरफ दिख रही है। पार्टी पहली बार इतना वो कर रही है। तो मैं इस पर विकास जी से शुरू करता हूँ कि विकास जी, ये बाहर के गुंडों का चक्कर क्या है? हालांकि 144 लग गई है। कल हमारे सामने ही जो आपके सामने हमारे सामने जिस तरह से दोनों पार्टियों कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी मंच से लौट बे का गाना भी गवाती हैं और उसके बाद धमकी की बात भी आती है। आखिर क्या कारण है? नहीं, ये काफ़ी आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी इस तरह का बयान दे रही हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी मामले में अगर केंद्र सरकार ने कभी कहा कि यहाँ जब बहुत ज़्यादा फसाद मालदा ज़िले में हुआ था, दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई थी, जहाँ मीडिया तक को नहीं जाने दिया, कालियाचक, हाँ, जहाँ मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया था, तो हुआ कि केंद्रीय बल भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य की सत्ता में हस्तक्षेप है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। खैर, अभी की बात हम कर लें। देखिए, जब कहीं भी चुनाव होता है तो बीजेपी या किसी कांग्रेस, सब में हम लोगों ने देखा है, जो बड़ी पार्टी है, या जब सीपीएम हुआ करती थी तो उसके कार्यकर्ता केरल से भी आया करते थे, दिल्ली के कार्यकर्ता भी आया करते थे। अभी भी हम लोगों को वहाँ मुखर्जी के जब ऑफिस में मिले तो इस तरह के लोग थे जो बाहर से आए थे, मैनेज कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी जब कहीं चुनाव लड़ती है तो उस तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग ड्यूटी में वो लगाती है। कोई कार्यकर्ताओं का संगठन यहाँ अलग अलग जगहों से भी आता है, क्योंकि उनका एक पूरा संगठन है, आरएसएस के द्वारा बनाया गया संगठन है, उसमें बिहार के भी लोग बुलाए जाते हैं। यहाँ आपको तमिलनाडु के कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, यहाँ राजस्थान के मिलेंगे, केरल के मिलेंगे, कर्नाटक के, बिहार चूँकि बाजू में है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का आना यहाँ आसान है, उत्तर प्रदेश वालों का आना आसान है। वो जितने भी कार्यकर्ता आते हैं सब इनके संगठन के लोग हैं। वो कभी रोड पर निकल के नारेबाजी नहीं करते हैं, वो व्यवस्था में रहते हैं और निश्चित तौर पर बीजेपी ने
ने बहुत बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को उतारा है। ये बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। जैसे वो पन्ना प्रमुख बनाते हैं तो किसी स्थानीय को बनाते हैं, लेकिन वो पन्ना प्रमुख जिसको रिपोर्ट करेगा वो संगठन का व्यक्ति होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो जिस राज्य में चुनाव हो वहीं का वो व्यक्ति हो सकता है कि गुजरात का हो। अब उसको ये गुंडा कह दें, एक नहीं, लेकिन मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी चुनाव है, मैं अक्सर सभी जगह चुनाव में कवर करता हूँ और तमाम चीज़ें देखता हूँ, लेकिन वो आज के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, वो वहाँ होते नहीं हैं, क्योंकि कल चुनाव में वोटिंग में स्थानीय लोग ही वहाँ रुकते हैं, ज़्यादातर बाहर के लोग ना वो सामने आते हैं ना बाहर रहते हैं। तो इसके बावजूद वो उनको इशारा कर रही हैं, उन्होंने कहा आ गए हैं। मेरे विचार से वो किसी लोगों के आने की बात कर रही। बीच में उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ की ड्रेस पहन के आ जाते हैं, किसी की ड्रेस पहन के आएंगे, ये आएंगे, और मशीन अगर ख़राब होती है तो आपको ये करना है कि पहले पूरा बटन दबा के दोबारा देखना है, फिर उसको आगे चलाना है। इस तरह की चीज़ें भी कर रही हैं। देखिए, अगर जिस तरीके का वो आरोप लगा रही हैं, अगर उस पर सियासी बयान कोई अगर बीजेपी वाला दे तो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन हम लोग इसको दूसरे दृष्टि से देखते हैं कि जो बाहरी गुंडे की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि एक वो माहौल बना रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करने के लिए एक भूमिका बना रही हैं कि तुम भी तैयार रहो, बाहरी गुंडे आ गए हैं, कि हम पीछे ना, और भूमिका बना रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देखें, जब चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं थी तब से बीजेपी इनके ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो मारे गए, बीजेपी कहती है कि हमारे कार्यकर्ता मारे गए, बीजेपी ने उनकी पूरी एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, 129 उन कार्यकर्ताओं के परिवार के सारे लोग सामने आ चुके हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी मंच पर एक कार्यकर्ता को लेकर आई थी जिसका हाथ टूट गया था, कहा देखो हमारे कार्यकर्ता को बीजेपी के गुंडों ने मार के हाथ तोड़ा है। लेकिन हत्या जहाँ तक हुई हो तो सब बीजेपी वाले सामने लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, उन्हें मुस्तैद करने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए, दूसरा क्या है कि अगर आगे कुछ रिजल्ट उनके विपरीत आता है तो वो एक स्पेस बना रही हैं कि उन आरोप लगाया जा सके कि ये तो बाहरी गुंडों को बुला करके इन्होंने चुनाव जीत लिया, अगर निरपेक्षता से चुनाव अगर होती तो शायद हम जीत जाते, ये बीजेपी ने गुंडों के बल पर चुनाव जीती है। सिर्फ इस बयान के लिए मुझे लगता है कि वो भूमिका बना रही हैं। देखिए, एक और बड़ी चीज़ जो मैं इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि विकास जी भी चाहें तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि उन्होंने एक लेटर लिखा, 28 तारीख को उन्होंने लेटर लिखा, मतलब तारीख यही है 28 शायद है, जिसमें उन्होंने लेटर लिखा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जो या पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी से नहीं हैं, और उन्होंने यूनाइटेड होकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपील की है, बीजेपी को हराने के लिए अपील की और यूनाइटेड होने के लिए की। मुझे इस पूरे चुनाव में कई चीज़ें अलग दिख रही हैं, जिसको लेकर मुझे शुरू से लग रहा कि आखिर ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, ममता बनर्जी इस चुनाव को लेकर किस तरफ जाना चाहती हैं, या कुछ लोग इस चुनाव को कहां ले जाकर रख देना चाहते हैं ऐसे वक्त में, जबकि जिसमें किसी कांग्रेस या बीजेपी या किसी कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं है। ये अपने आप बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों का एक होता हुआ हिंदुस्तान की तरफ दिखता है कि जब एक साथ लोगों का विचार भी है, वो एक दूसरे के साथ एकदम सेम समय पर एक बार एक्शन भी है, रिएक्शंस भी है, सब चीज़ें सामने हैं। ऐसे वक्त में वो लगातार ये कोशिश करती रही है, जय बांग्ला, आप बांग्ला को नहीं समझते हो, बांग्ला में आ नहीं सकते हो, और आप कैसे समझोगे, आप संस्कृति का अपमान कर रहे हो, लगातार वो इस तरह की चीज़ें, और लगातार अब अभी ज़्यादा जोर से जय बांग्ला बोल रही है। ऐसे में वो बांग्ला के बाहर के नेताओं की मदद किस तरह से लेंगी, क्या वो कहती हैं, क्योंकि इससे पहले दूसरे राज्यों को तो ये मान के चलती हैं कि वो नहीं समझेंगे, जबकि पूरे हिंदुस्तान ने बंगाल से आगे के लिए चलने के लिए रोशनी ली है, रास्ते लिए हैं। उसमें किसी ने कभी इनकार नहीं किया होगा कि वो राष्ट्रगान के लिए, किसी ने ये नहीं सुना होगा कि ये कहे कि ये बांग्ला राष्ट्रगान है, बांग्ला के कवि का लिखा गया राष्ट्रगान है, इस पर कोई सवाल करे, क्योंकि ये देश हमेशा से एक लाइन और एक रेस्पेक्ट के लिए बंगाल को देखता रहा है। लेकिन जिस तरह से वो क्षेत्रीयता की राजनीति इस वक्त कर रही हैं और उसको उस लेवल तक ले जा रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि पूरी बीजेपी को हिंदी पार्टी घोषित कर दिया जाए। हो सकता है कि हिंदी राज्यों में उसको पहले सफलता मिली, लेकिन वो हिंदी पार्टी हो जाना या किसी तरह से किसी तरह का इंक्रोचमेंट हो जाना, मुझे लगता है कि ये अलग चीज़ है। इस पर कभी हम लोग लंबे से बात करेंगे। आज सिर्फ नंदीग्राम के चुनाव की बात करते हैं। नंदीग्राम के चुनाव में जिस तरह से हम दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं में रोष, मतलब या जोश और रोष दोनों एक दूसरे के खिलाफ और वो दिख रहा है। लेकिन वो ऐसे समय में किसी भी सीजन्ड पॉलिटिशियन से हमको ये उम्मीद रहती है कि वो एक इस तरह की आग झोंकने का काम ना करें। और शुभेंदु उनके सामने मुझे लगता है कि बहुत ही
इस तरह के पॉलिटिशियन नहीं कह सकते जो उनका ममता बनर्जी के लिए इतना बड़ा स्ट्रेचर हो। क्या मैं इस बारे में ज़्यादा ठीक हूँ? जी बिल्कुल। आप देखें कि आखिर ममता बनर्जी जो 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा कि जो बाहरी गुंडे की बात करती हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? और क्या बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान या दूसरे राज्य क्या भारत में नहीं है? क्या संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि कहीं का नागरिक कहीं भी जा सकता है? और अगर चुनाव हो रहा है तो लोग जाते हैं, देश की परंपरा है, शुरू से कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हर जगह जाते रहे। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दोनों में अंतर करना होगा हमको। हाँ। कार्यकर्ताओं में और जो दूसरी सबसे बड़ी बात, एक सवाल उठता है कि क्या जो बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो तमाम पश्चिम बंगाल के नेता हैं, चुनाव के बाद क्या राजस्थान का व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री होगा? वो जिस बांग्ला की बात करती हैं, जय बांग्ला बोलती हैं, बांग्ला संस्कृति की माई माटी मानुष की बात करती हैं, क्या इस माटी के दिलीप घोष नहीं है? क्या इस माटी के शुभेंदु अधिकारी नहीं है? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के आदर्श हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल के नहीं थे या बंगाल के नहीं थे? क्या बीजेपी पार्टी के संस्थापक हैं? हाँ, अगर वो कह रही हैं कि बाहरी हैं, वो तो जो बीजेपी आज यहाँ चुनाव लड़ रही है उसका सबसे बड़ा आदर्श पुरुष तो इसी माटी का है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्या मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक मुझे लग रहा है। हाँ, ये ममता बनर्जी मुझे लगता है कितनी घबराहट में उनको ऐसा लगता है कि जब वो चुनाव पहली बार माई माटी मानुस का नारा देकर के चुनाव वो जीत गई थी सीपीएम के खिलाफ, उन्हें लगता है कि बीजेपी वालों के खिलाफ अगर हम बांग्ला संस्कृति, बांग्ला भाषा, बांग्ला सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो इस आधार पर जो बंगाली लोग हैं वो इस हिंदी भाषी नेताओं की बात में ना आकर के हमारे पीछे आएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बारीक राजनीति ममता बनर्जी यहाँ नहीं कर रही हैं। दूसरी बात देखिए कि एक चीज़ धीरेन्द्र जी मैं आपसे सवाल पूछूं, हो सकता है मैं आगे भूल जाऊं, कि आप एक बात देखें कि पीछे पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें भारी हिंसा हुई थी। लोकसभा चुनाव जब हुए थे उसमें भी हिंसा हुई थी। तब ममता बनर्जी बिल्कुल खामोश, मीडिया से बात भी नहीं करती थी, और जब उनके एक आध बयान आते थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हिंसा नहीं है, और कुछ लोग आपसी रंजिश में भिड़ गए थे। अब आखिर वजह क्या है कि ममता बनर्जी बार बार जब भी मीडिया के पास आ रही हैं तो एक बयान वो दे रही हैं कि मैं यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव चाहती हूँ, कि निरपेक्ष ढंग से चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, मैं कोई गंडोगोल नहीं चाहती हूँ, जो बांग्ला में बोलते हैं, नहीं मैं कोई बवाल नहीं चाहती हूँ। आखिर इस परिवर्तन के पीछे वजह आप क्या मानते हैं कि अब वो शांति की अपील कर रही हैं, वो निरपेक्ष चुनाव की बात कर रही हैं, चुनाव में कि नहीं शांति से मतदान करना, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो डिमांड करती है, वो खुद सुनिश्चित करने की बात नहीं करती हैं, लेकिन बयान बदला है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग उनको देख रहे हैं, जिस तरह से 10 तारीख से पहले की ममता बनर्जी और 10 तारीख के बाद की ममता बनर्जी, ये भी दो अलग अलग अंतर है। मंच पर इधर से उधर घूमते हुए बोलना, उस समय आप उनकी उत्तेजना, आप उनका, कल उनको मैं देख रहा था, कल और परसों की जो रैली में उन्होंने, बल्कि कल बहुत ज़्यादा बार किया कि ठंडा ठंडा कूल कूल आवेगा, तृणमूल ठंडा ठंडा कूल कूल, अपना दिमाग नहीं ख़राब करना है, ये सब नहीं करना। लेकिन मुझे जो इस समय लग रहा है, जो मैं तमाम हमारे जो भी दर्शक हैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि हमको ये लग रहा है कि ममता बनर्जी इस वक्त किसी रणनीति पे नहीं है। वो जिस तरह स्पॉन्टेनियसली स्टेज पर जो उनके समझ में आ रहा है, जो वो वहाँ समझ रही हैं, उसको वो बोल रही हैं, और ये स्थिति पर और मुझे लगता है उनका नियंत्रण कम कर रहा है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे उनके रोड मार्च हमने देखे, उनकी हमने भीड़ देखी, उस भीड़ की लगातार रैपाड़ा से लेके तमाम, रब्बायल है, अहमदाबाद है, उसके बाद फिर हम सोना चूरा है, फिर सोना चूरा के बाद फिर लास्ट रैली के तौर पर हम लोग जब पहुँचते हैं ठेंगुआ मोड़ पर, तो लगातार रैली में ऐसा लगता है कि जैसे भीड़ कहीं कम हो गई। वो ममता बनर्जी का आकर्षण नंदीग्राम के साथ जुड़ नहीं पा रहा, जिसने उनको नंदीग्राम में, और इसके साथ उनके कई बयानों पर अभी सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो कब यहाँ आई थी, उसको लेकर कई सीनियर जर्नलिस्ट का कहना था कि वो उस तारीख में यहाँ नहीं थी, लेकिन अभी इस पर वेरीफाई कर सकते हैं, चूँकि वो लोग ज़्यादा इसकी हिस्ट्री को ज़्यादा जानेंगे। कई सारी चीज़ें मुझे लगता है कि शुभेंदु को लेकर जिस तरह से बयान देना, फिर उसके बाद स्टेज पर बदल जाना, मुकुल राय को कहना, मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर है जो उनको उनकी रणनीति में बार बार चेंज कर रहा है। ना वो आगे जा पा रही हैं, ना वो अपने कदम पीछे कर पा रही हैं। मंच से जब वो कहती हैं कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी को नहीं, और मैं यहीं रहना है, और मुझे किस तरह से किसी के जवाब देना है, तो उस वक्त वो जिस तरह से अपने समर्थकों को कह रही, समर्थक उससे कुछ और मैसेज लेता है। फिर वो कहती हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, और आप जीते भी तृणमूल, तब वो कुछ और मैसेज दे रही होती हैं। यानी अगर इस बार हम स्ट्रेटजिकली तृणमूल को देखते हैं तो यहाँ इन
30 सीटों पर जो अब सेकंड फेज में चुनाव है, ऐसा लगता है जैसे बिखरा बिखरा सा, और उनका ध्यान नंदीग्राम पर ज़्यादा दिख रहा है, और वो बाकी स्टेज को यहाँ से बिल्कुल संबोधित करती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरह से जितनी बड़ी वो नेता हैं, और बंगाल में इतने बड़ी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ प्रणब मुखर्जी रहे, या अधीर रंजन चौधरी है, या सोमनाथ चटर्जी हैं, इंद्रजीत गुप्त रहे हैं, ये इतने बड़े नाम रहे, लेकिन ये उनसे बड़ा चेहरा है इस वक्त की राजनीति में। और मैं ये मानता हूँ कि ज्योति बाबू को बहुत सम्मान दिया, पूरे देश ने सम्मान दिया, लेकिन मुझे जनता की पकड़ में ये उनसे ज़्यादा की लगी। इनका जो रिश्ता लगा जनता के साथ उनसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वामपंथियों ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव को, चुनावी मशीनरी को सिर्फ जीत के लिए इस्तेमाल किया था, उससे ज़्यादा बेहतर ये लगी थी। कि वामपंथियों के पास यहाँ भारी भरकम टीम थी, और कद्दावर और बड़े नेताओं की कमी नहीं थी, और ममता बनर्जी अकेली थी, और अकेली उन्होंने उस लालगढ़ को ढा दिया था, और ढा करके यहाँ सत्ता में काबिज हुई, और पिछले 10 साल से यहाँ पर वो हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता बनर्जी एक राजनीतिक लड़ाका रही हैं, अपनी ज़मीन उन्होंने खुद तैयार की। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी की, मैं जो सोचता हूँ कि शायद ये मन स्थिति होगी कि जब वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया कि नंदीग्राम आंदोलन से वो जुड़ी रही, नंदीग्राम की वजह से वो हीरो बनी, नंदीग्राम की वजह से वो सत्ता तक पहुँची, तो ये शायद मान कर चल रही होंगी कि नंदीग्राम तो 100% उनका है। ये पता नहीं कि वर्षों में पता नहीं कितनी चीज़ें बदल गई नंदीग्राम में। अब जब वो नंदीग्राम पहुंची तो सोच रही थी कि अरे इस नंदीग्राम की वजह से और उस नंदीग्राम के लिए मैंने क्या नहीं किए, ये तो मेरे पॉकेट में होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो नंदीग्राम घूमती रहीं, लोगों के रिस्पॉन्स को देखती रहीं, तो उनकी मानसिक स्थिति, कहीं थोड़े लोग आ गए तो खुश हो गई, जहाँ नहीं आए वहाँ दुखी हो गई। तो बार बार अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह के आरोप, डिफेंस लेने की कोशिश, राजनीतिक यानी सियासी बयान के लिए स्पेस बनाने की कोशिश की, भविष्य में बयान दे सके, जो कि सदी हुई राजनीतिज्ञ हैं, उनको हल्के नहीं लिया जा सकता है, मजी हुई खिलाड़ी हैं। तो वो कहीं स्पेस बनाती दिखती हैं, कहीं वो उनकी बौखलाहट सामने आती है। यानी वो नंदीग्राम को 100% अपना मान के आई थी, और जब यहाँ परिस्थिति पलट दिखाई दी, क्योंकि नंदीग्राम के लोग ही उन्हें 27% वाला नेता बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपने पहले कहा ना, जो कहीं कूल कहीं फिर धमकी, फिर बाहरी गुंडे, ये सब भविष्य के सियासी बयान के रास्ते तलाशे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ताकि बाद में कटघरे में खड़ा किया जा सके। इस पूरे मसले में एक और चीज़ है, अगर हम लोग देखते हैं कि दोनों हिस्सों में, जो नंदीग्राम 1 है, नंदीग्राम 2 है, उनमें अगर आप किसी भी आदमी से बातचीत करते हैं, तो मतलब मैं कॉमन आदमी की बात कर रहा हूं, जब आप उससे पूछते हैं नंदीग्राम 1, तो वो कह देगा ये ममता बनर्जी का है। तो ये कहने के पीछे क्या रीजन है? जब आप नंदीग्राम 2 की बात करते हैं तो वो कहता है ये बीजेपी का है। इसके पीछे क्या है? ये एक ध्रुवीकरण है, और उस ध्रुवीकरण के चलते ये बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना हो गया। इसमें किसी पॉलिटिकल मतलब आपको एनालिस्ट होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नंदीग्राम में आके कहीं भी किसी से पूछते हैं तो ये कॉमन आदमी की बातचीत है। यानी एक हिस्से तक हम उस ध्रुवीकरण को देख रहे हैं जिसकी चर्चा की जाती थी। यानी यहाँ तमाम चीज़ों पर अगर हिंदू और मुस्लिम की तरफ बढ़ता हुआ चुनाव है, तो वो ये चीज़ थी जब हमने सबसे पहले ममता बनर्जी को चंडी पाठ करते हुए देखा। इससे पहले उन्होंने खैर सिलीगुड़ी में किया, इससे पहले उन्होंने अलग अलग जगह वो कर रही थी, लेकिन वो इस चुनाव की देन है। इसके बाद कल बड़ा इंटरेस्टिंग जो सबसे बड़ा चुनाव में था कि शुरू में उन्होंने बताया, मुझे याद है उस रैली की, जब मैं यहाँ सबसे पहले पहुँचा, जिस दिन वो सबसे पहला उन्होंने यहाँ नंदीग्राम में अपना प्रोग्राम किया था, जिसको उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन कहा था। उसमें उन्होंने मंच से कहा था कि हिंदू कार्ड चौलबे ना मेरे खिलाफ, यानी मेरे खिलाफ कोई हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, मुझसे नहीं खेल सकते हैं, मैं हिंदू हूँ। और ब्राह्मण भी उन्होंने इस्तेमाल किया, ब्राह्मण की बेटी। लेकिन कल जब उन्होंने चुनावी सभा यानी अपना प्रचार समाप्त किया, ठीक 5 बजे के करीब, 5 से 1-2 मिनट ऊपर नीचे था, हालांकि हम लोग देख रहे थे, ठीक 5 बजे के करीब की बात थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे गोत्र पूछा किसी एक उसने पूजा में, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने माँ माटी मानुस, उसने कहा कि नहीं गोत्र बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं शांडिल्य गोत्र है, और फिर माँ माटी मानुस मेरा गोत्र हो गया। ये माँ माटी मानुस बताने से ज़्यादा सांडिल्य बताने की प्रोसेस थी, और सांडिल्य बताने की प्रोसेस का मतलब ये था कि वो उस ध्रुवीकरण को समझ रही हैं, उस ध्रुवीकरण को काटना चाहती हैं। मुझे लगता है कि सांडिल्य गोत्र और ये किस तरह की राजनीति, फिर बस वही अब हिंदुओं को लुभाने की कोशिश, जताने की कोशिश कि मैं भी हिंदू, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कोई इन्हें ममता बानो कहता है, कोई ममता बेगम कहता है, तरह तरह के तमाम बीजेपी की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से। मुझे लगता है ये भी जाती है, भले ही आप उनको कुछ भी कहें, लेकिन इस तरह का बनर्जी तो हिंदू हैं ही नहीं, नाम उनका बनर्जी जरूर है, लेकिन वो तो इस्लाम को मानती हैं। तो अब जो
हिंदू कार्ड पोलराइजेशन जो आपने पहले कहा, तो ममता बनर्जी को लग गया कि जो उन्होंने पहले बयान दिया कि हिंदू कार्ड चौलवे ना, अब उनको लगा कि बिना हिंदू के कोई गुंजाइश उनकी नहीं है, राजनीति के नैया पार नहीं लगेगी। तो उन्होंने चंडी पाठ शुरू किया, विष्णु सहस्त्रनाम शुरू किया, दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू किए, राजा राम, सिया राम, श्री राम के भजन गाए जाने लगे। अंत में उन्होंने गोत्र बता दिया। यहाँ दर्शकों को थोड़ी सी एक जानकारी दे दें कि जो यहाँ जो ब्राह्मण पाए जाते हैं तो उनके टाइटल जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं और छोटे, जैसे ममता बंदोपाध्याय, लेकिन चलन में जो होता है वो बनर्जी हो जाता है, चट्टोपाध्याय चटर्जी हो जाता है, मुखोपाध्याय मुखर्जी हो जाता है। ये इनके कर्मों से जुड़ा हुआ ये टाइटल है। बंदोपाध्याय यानी वंदना, पूजा अर्चना यानी पुरोहिती कर्म कराने वाले जो बंगाल में ब्राह्मण होते हैं वो बंदोपाध्याय यानी बनर्जी होते हैं। मुखोपाध्याय जो यज्ञ में आचार्य हों, जो वेद मंत्र का चांटिंग करें, वेद मंत्र का उच्चारण करें। तो इस तरीके से यहाँ पर बंटवारा है। चट्टोपाध्याय जो चटसार यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो, पाठशाला, वो चटर्जी लोग हैं, चट्टोपाध्याय। ममता बनर्जी अब ये जताने की कोशिश करती रही, क्योंकि बंगाल में आज भी जो कोई भी हम लोग के समाज में भी कि कोई आपका पुरोहित है या ब्राह्मण कर्म कराने वाला व्यक्ति है तो उसका बड़ा सम्मान लोग करते हैं कि पंडित जी आ गए। आज भी तमाम सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद सम्मान तो देते हैं कि उनका पूजा सत्यनारायण की कथा कहवाने वाले महाराज आ गए। तो एक तरीके से ये बंगाल के लोगों को बताने की कोशिश की कि वो सिर्फ ममता बंदोपाध्याय नहीं हैं, वो सांडिल्य गोत्र की कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। और आप देखिए कि जो ब्राह्मणों में गोत्र का बंटवारा है वो 3-13 का है, और हम लगता है तमाम हिंदू जातियों में है कि गर्ग, गौतम और सांडिल्य, ये 3 गोत्र 3 वाले जो लोग तमाम लोग नहीं जानते हैं, वो मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं कि तुम 3 में न 13 में कैसे बीच में बोलने लगे। तो यही 3-13 का खेल है कि 3 गोत्र एक तरफ, 13 गोत्र एक तरफ। तो गर्ग, गौतम और सांडिल्य, तो ये अपने को बड़ा उच्च मानते हैं इस 3 वाले की, बाकियों से मैं बड़ा ऊंचा। हम लोग सामाजिक स्थिति की हाँ, बात सामाजिक स्थिति, ब्राह्मणों में भी अपनी स्थिति उच्च दिखाने की कोशिश करते। तो यहाँ भोली भाली जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे, हम तो तुम्हारी वंदना कराने वाले ब्राह्मण हैं, तुम्हारे घरों में पुरोहिती कराने वाले ब्राह्मण हैं, तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक मौजूद रहने वाले हम ब्राह्मण हैं। यानी ये तो मुझे लगता है कि सबसे बारीक धार्मिक कार्ड इन्होंने अपना गोत्र बताकर खेला है। हिंदुओं को लुभाने की जो उन्होंने कोशिश की है गोत्र के जरिए, क्योंकि हिंदू गोत्र की बात करेगा ही, कोई भी सनातनी हो वो गोत्र पे आएगा ही आएगा। तो गोत्र बताकर उनके एक तरीके से समझाने की कोशिश की हम तो तुम्हारे वंदना कराने वाले ब्राह्मण खानदान के हैं। इसमें एक और बात, आज किसी का मैं पढ़ रहा था, किसी एक सज्जन का, उन्होंने लिखा कि जातिवाद जो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जातिवाद का जो पूरा बंधन है वो अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी देन है। उसने जो पूरे समाज को जकड़ा, गोत्रवाद पर लौटना चाहिए। उनका ये कहना था कि गोत्र, चूँकि एक ही गोत्र कई जातियों में मिलता है, तो आप उसमें जातिवाद की उस गठबंधन से हटके उस पर, जैसे कई सारे गोत्र मैं जानता हूँ जो राजपूत, जाट या तमाम जो दूसरी जाते हैं, गुजर, उन सब में बहुत सारे मिलते हैं। गोत्र ऋषि हैं तो एक ही गोत्र तमाम बिरादरी। मुझे लगता है कि बातचीत में ये लेकिन एक नया आइडिया था, एक नया, ठीक है, जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। तो हम लोग फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो अगर हम नंदीग्राम को देखते हैं तो इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग आबादी है। चूँकि जिस तरह से यहाँ पहले भी सांप्रदायिक तनाव हुआ है, कई बार हुआ है, और उसके बाद ही कार्रवाई एक तरफा मानी गई कि एक तरफा कार्रवाई हुई, और उसमें हिंदू पक्ष या जिसको बीजेपी पार्टी अब सपोर्ट कर रही है, जो कह रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो चीज़ें आपको बातचीत में कम से कम बीजेपी से जब आप बात करते हैं तो वो मिलती है। इसके अलावा यहाँ अगर आप आते देखते कि नंदीग्राम जो इतना बड़ा बना, उस वक्त SEZ जो आ रहा था, इसके अलावा भी कई सारी यहाँ फैक्ट्रीज लगनी थी, जिसके आधार पर ये इलाका आज कहीं का कहीं खड़ा होता। ये उन लोगों का कहना है जो कि बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या जो CPM के लोग हैं, उनका कहना ये था कि अगर वो तमाम चीज़ें यहाँ आ गई होती जिनके लिए बातचीत की जा रही है तो ये डेवलपमेंट होता। यानी उस लड़ाई की बारे में आज लोगों को एक रिव्यू करने का भी वक्त मिल रहा है। आज अगर हम नंदीग्राम को देखते हैं तो नंदीग्राम अब उस खेती के आधार पर बहुत ही कम, उस पर मुझे लगता है कि नंदीग्राम अब प्रॉन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। 95 में शुरू हुई प्रॉन फार्मिंग, आज अगर 26 सालों में हम देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा, आपने देखा हुआ किस तरह। देख करके आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं 2011 में जब इन इलाकों को देखा था तो पुकुर माने छोटे छोटे तालाब जो होते हैं यहाँ की संस्कृति में हैं वो जरूर थे,
लोग मछली उसमें वो पालते तो थे। अभी भी हैं, वो तो होंगे ही होंगे, ये तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के अंग। लेकिन जिस तरीके की प्रॉन फार्मिंग हम लोग देख रहे हैं, ये इधर 10, 15, 20 वर्षों में आया है, लोगों को चेतना आई है। हालांकि उसके लिए व्यवस्थाएं भी अब दिख रही हैं कि नहर भी है, अभी होना शुरू हुआ, लेकिन लोग अपने दम बहुत से प्राइमरी स्टेज में है। उसको नहीं कह सकते कि किसानों को पूरी अच्छी व्यवस्था दे दी गई है। सब लोग अपने श्रम से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ सरकारी व्यवस्था बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें लोगों की निजी जमीन है। मैंने कई लोगों से बात की कि इसकी क्या सब्सिडी आपको मिला है, कहा नहीं कोई सब्सिडी नहीं मिला। वो सरकार ने यहाँ कोई मदद नहीं की, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। हाँ, लोगों ने ये सीखा, शायद लोगों ने ये पहचान लिया कि उनको अपनी स्थिति सुधारनी है, तो वो एक इस काम से वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि इस पूरे इलाके में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कल कारखाना है, या तो बालू ढोते हुए और चिप्स पत्थर के टुकड़े ढोते हुए घर बनाने का जो सामग्री होती है उसके ट्रैक्टर दिखेंगे, बाकी तो कुछ दिखता नहीं। टोटो दिखेगा, ट्रैक्टर यहाँ हुई दिखता ही नहीं है। ट्रैक्टर है वो सिर्फ ईंट भट्ठे में चलने के लिए है, या गिट्टी बालू ईंट भट्टे में मैंने ज़्यादा टोटो ही देखा। हाँ, और बाकी देखिए लोग अपने हाथ से खेती करते हैं, तो कम से कम उससे ज़्यादा उनकी स्थिति तो ये प्रॉन फार्मिंग सुधार ही सकता है। और लोग कर रहे हैं, ये पूरा इलाका बदल रहा है। अगर हम लोग अभी आप सारे दर्शकों को ये शायद हैरानी भी हो सकती है, सोच भी रहे होंगे कि हम अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं। कल वोट तो ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी को भी होना है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं शुभेंदु अधिकारी के परिवार के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग कर भी चुके और कर भी सकते हैं। जिस तरह से कि उनके फादर ने 1971 में कांग्रेस में शुरू किया था अपना राजनीतिक जीवन, कांग्रेस से शुरू किया, कांग्रेस से होते होते 98 में फिर उन्होंने जब तृणमूल बनी तो उसमें वो उनको लाया गया। उनका कहना है कि उनको खींच के लाया गया। उसके बाद ये जो शुभेंदु है उनको ताकत मिली। हालांकि शुभेंदु का कहना है उसने 1987 से छात्र जीवन से अपनी राजनीति शुरू की थी, फिर काउंसलर और फिर तमाम चीज़ों पर होते होते वो इतने बड़े। और हालांकि उनकी हैसियत अगर माली हैसियत देखें तो यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि क्यों ये लड़ाई दिलचस्प है। अगर ये लड़ाई दिलचस्प है तो इसलिए है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये पहले से भांप लिया था। हालांकि उनके पास वोट है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि 6 लाख वोट कांती में मिले थे, तामलुक में उनको वोट मिला, मोटा वोट था। और जिसने शायद अधिकारी बंधु को या परिवार को यह समझने के लिए भी मजबूर किया होगा कि ये किस तरफ जाता हुआ वोट है। और जैसे ही ममता बनर्जी से रिफ्ट शुरू हुआ, खासतौर से अभिषेक बनर्जी के सत्ता को अपने हाथ में लेने की तरफ बढ़ते हुए और पूरी तरह से भाईपो जैसा शब्द जो क्रिएट हुआ राजनीति में, इससे पहले वो सामाजिक उनके जीवन का शब्द है, वो एक बहुत अहम शब्द है। लेकिन जब ये शुरू हुआ उसके बाद ही हमने इनको आते हुए देखा। अगर हम बात करते हैं शुभेंदु को, उसके बाद उनके बीच में फटाव होता है और दिसंबर में वो ज्वाइन करते हैं, यानी 3 महीने में वो अचानक बीजेपी के फेस के तौर पर बन जाते हैं। इसीलिए उसमें मुझे ये लगता है कि शुभेंदु यहाँ एक मैनेज करने की शक्ति की वजह से यहाँ है, क्योंकि जिस तरह के बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में ये था। कुछ आपको लगता है कुछ सवाल कि क्यों ये, आप कुछ सवाल आपको जो जहन में आ रहे हैं जो हम लोग दर्शकों को मैं नहीं देखें, आपसे ये एक चीज़ आप दर्शकों को ज़रूर बताएं कि शुभेंदु अधिकारी क्या सिर्फ नंदीग्राम तक ही प्रभावी है, या ममता बनर्जी को उसकी वजह से कहीं और भी नुकसान हो रहा है? क्योंकि अगर सिर्फ नंदीग्राम तक होता तो मुझे लगता है शायद ममता इतना नहीं तमतमाती। क्या बाहर भी उसका असर दिखेगा या दिख रहा है? मुझे लगता है कि 40 से 50 सीटों पर इस परिवार का, और इसको मैं जो लोग अमूमन बात करते हैं, मुझे लगता है विकास जी जो जर्नलिस्ट अभी लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, उनसे अलग मुझे एक चीज़ दिखती है कि 50-55 सीटों पर इनका प्रभाव है। उसका ये मतलब नहीं जो लोग समझा रहे हैं। मुझे लगता है 50-55 सीटों पर मतलब है प्रभाव का कि इनके पास वो टीम है। सबसे बड़ी जरूरत बीजेपी को यहाँ टीम की थी। बीजेपी को वोट की जरूरत नहीं थी, बीजेपी को टीम की जरूरत थी। क्योंकि जो कमल छाप चुपचाप 2019 में इन्होंने नारा दिया था, जिस पे यहाँ इतनी वोटें हासिल की, उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी। और शुभेंदु और अधिकारी पूरा परिवार बीजेपी को क्रश कर रहा होगा राजनीतिक तौर पर, मेरा कहना ये नहीं है। हालांकि लोगों की तो शिकायत और भी है, लेकिन शुभेंदु जब यहाँ आ गए तो बीजेपी का फेस इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ के लोगों को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो वो ताकत के साथ कह सके, जिसको फोन कर सके, जिसके पास इकोनॉमिक ताकत हो। अगर आपने गौर किया, और आपने जरूर किया होगा, कि जब हम खुदीराम बोस वाले मार्ग पर थे तो भी झंडों की तादाद वहाँ से जहाँ से शुरू किया बीजेपी के थे,
और एक और चीज़, जहां ममता बनर्जी रुकी हुई हैं उस पूरे, चूंकि एक मैदान का बीच में मैदान है, मतलब उसको प्रांगण है, वो पूरा का पूरा वो मैदान है, खेत है, घरों के बीच में है, उसमें बीजेपी के झंडे उसमें लगे हुए हैं। और उस दीवार पर जब जाते हैं तो शुभेंदु अधिकारी लिखा हुआ है। उस गली में जाते हैं तो जितने टीएमसी के झंडे, मुझे लगता है 1.5 गुना झंडा वहां लगा हुआ होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर भी दिखाई देगी और बड़ी बड़ी तस्वीरें और दिखाई हम देगी। लोगों ने योगी आदित्यनाथ और साथ में उनके दिख रहा है कि मोदी के साथ में वो खड़े हैं। तो शुभेंदु का जो प्रभाव वाला आपने पूछा, जो सवाल मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो शुभेंदु का प्रभाव यहां मैनेज करने तक है। और वोट जो है बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हिंदुओं को लगता है कि उनके साथ हुआ जो मुस्लिमों के साथ जो तुष्टीकरण की होते होते इतना ज़्यादा हो गया कि उनको लगा कि उनके साथ अन्याय शुरू हो गया, उनके मुकदमे लिखने बंद हो गए। और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, वो तो एक हिस्सा हुआ ही 2018 में जिस तरह से हुआ। एक सबसे बड़ा कारण यहाँ की क्लब कल्चर, जो यानी टीएमसी ने जिस तरह से इस पूरी राजनीतिक मशीनरी को, पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया, उसके खिलाफ विद्रोह है। और अधिकारी का जितनी भूमिका मुझे लगता है उससे ज़्यादा, मैं इससे ज़्यादा नहीं देखता कि वो बीजेपी को यहाँ थोड़ा और समय लगता अगर ये अधिकारी यहाँ नहीं होते। नहीं, आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। एक मैं अपना अनुभव बताऊंगा तो उससे थोड़ी स्थिति साफ होगी कि 2011 में मैं जब आया था तो यहाँ लड़ाई वामपंथियों से और टीएमसी के बीच थी। यहाँ बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था और शायद कोई पत्रकार दिल्ली से जो आता था वो बीजेपी को यहाँ ढूंढता भी नहीं था। 2016 में मैं जब आया तो यहाँ कई बार मैंने बीजेपी वालों को ढूंढने की कोशिश की, तो चौराहे पे या जहाँ 2-4 लोग खड़े हों तो उनसे पूछता था कि यहाँ कहीं आसपास बीजेपी का ऑफिस है या बीजेपी का कोई ठिकाना है या बीजेपी यहाँ। तो आपस में वो लोग बड़े हैरान होकर एक दूसरे से पूछते थे, बांग्ला में बात करते थे, जिसका अर्थ होता था कि अरे इस इलाके में कौन बीजेपी पार्टी करता है, कि कौन बीजेपी पार्टी करता है। तो लोग याद करते थे, कहा फिर हम लोगों को मालूम नहीं है, कोई करता तो है, एक दो लोग है जो बीजेपी पार्टी करता है, लेकिन वो बता नहीं पाते थे। साहब ऐसा क्या चमत्कार हो गया इस 5 वर्षों में कि आज उसी बंगाल में आप जहाँ भी जाएं तो बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी या की बात, तो ठीक आपने कहा कि इनकी भूमिका एक मैनेजर तक की है। वोट और माहौल जो बना वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बना। अब क्योंकि नंदीग्राम से बाहर नहीं तो पूरे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी तो नहीं है ना, हर जगह जो बीजेपी पहुंच गई, कार्यकर्ता खड़े हो गए, लोग अब मोदी की बात कर रहे हैं, बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पद्म फूल के बीजेपी नहीं बोलते हैं, पद्म फूल बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मोदी का जो सबसे बड़ा योगदान है। अगर बीजेपी यहाँ फिर जीतेगी अगर, तो मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा श्रेय फिर नरेंद्र मोदी को ही जाएगा, अमित शाह की टीम को ही जाएगा। देखिए, एक और चीज़ है कि नंदीग्राम क्यों अहम है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नंदीग्राम इसलिए अहम है कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं यहाँ से, हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर वो हारती हैं तो यहाँ से उनका राजनीतिक कैरियर जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहुँच जाता है, यानी जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और अगर अधिकारी बंधु हारता है, यानी शुभेंदु हारते हैं, तो इस पूरे इलाके में कम से कम ममता बनर्जी ये तो तय कर लेगी कि अब अधिकारी बंधुओं की राजनीति बंद होगी, यानी नंदीग्राम से चेंज तो होगा। एक कुछ और इंटरेस्टिंग एक बात दर्शकों के लिए बीच में हो सकता है छेपक की तरह लगे कि ममता बनर्जी हीरो बनी नंदीग्राम से और नंदीग्राम में आके उनकी राजनीति दांव पर लग गई। जैसा आपने कहा कि अगर हार जाती हो तो पूरी राजनीति ही उनकी खटाई में पड़ जाएगी। तो एक बड़ा हिंदी सिनेमा का कोई गाना पूरा तो मुझे नहीं याद कि तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पर ख़त्म, यानी नंदीग्राम से राजनीति शुरू, अगर हारती हैं तो उसी नंदीग्राम के नाम पर ख़त्म। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की राजनीति को इससे बड़ा धक्का और कुछ नहीं हो सकता कि जिस नंदीग्राम ने उनको हीरो बनाया, अगर हारती हैं तो वही जीरो बना देगा। मुझे जाने क्यों एक रामायण का एक किस्सा याद करने को कह रहा है, क्योंकि अब कल ये वोट पड़ जाएंगे और वो मत पेटियों में बंद हो जाएंगे। आखिर नंदीग्राम आई क्यों ममता बनर्जी? क्या ये बीजेपी की रणनीति थी या वो अपने किसी वजह से आई? तो मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए कोई इसको अपमानजनक उससे ना ले। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, विकास जी भी जानते हैं और तमाम जो लोग मुझे सुनते होंगे वो जानते होंगे कि मैं किसी भी नेता को पर्सनल कोई चीज़ नहीं करना चाहता और मैं तमाम विचारधाराओं का उतना ही सम्मान करता हूं जितना किसी का करना चाहिए। और एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है न्यूट्रलिटी पहले होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे याद आती है, रामायण में एक प्रसंग है जो मैं विकास जी ज़रूर सुनाना चाहूँगा, जो अलग अलग तरीके से कहा जाता है। आखिर ममता बनर्जी यहाँ आई क्यों? ये लगातार लोगों के दिमाग में, हमारे दर्शकों के भी दिमाग में है, नेताओं के दिमाग में भी, दिल्ली में, और लोग इसको स्ट्रेटजी या क्या कहते हैं। मुझे एक याद आता है, चूँकि आप रामायण को बहुत अच्छे से, मतलब आप अक्सर बताते हैं और उसको वो भी करते हैं और ये अच्छी बात है।
रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब बाली को चुनौती देता है सुग्रीव, हाँ, है ना, हाँ, सुग्रीव बहुत अच्छा। सुग्रीव जब बाली को चुनौती देता है तो सुग्रीव रात के वक्त रात को पहुंचता जब है, बाली सो रहा होता है। बाली सो रहा होता है और वो हाँ। जाके गढ़ पर, मतलब दिन है उसके वक्त, और जाके कहता कि बाली बाहर निकल, क्यों देखो। कायरों की तरह छिपा हुआ है। तो बाली बाहर निकलना, बाली एकदम उठता है और कहता कि ये बोल सकता है मेरे सामने, मेरा जिसको मैंने मार के भगा दिया, जो जंगलों में मेरे भय से भाग रहा है, और वो इस पर गुस्से में बाहर निकलना चाहता है, अपनी गदा उठाता है और निकलता है। तो उसकी पत्नी तारा हाथ पकड़ लेती है, रोकने की कोशिश रोकने की आपको याद होगा प्रसंग। हाँ, वो बिल्कुल। रोकती है तो वो एक बात कहती है कि नाथ आप जा कहाँ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये बाली, तो उसने कहा कि आप, ये सुग्रीव मुझे चुनौती दे रहा है। तो कहता कि आप समझ नहीं रहे हैं, उसके पीछे कोई है, उसके पीछे कोई है जिसने उसको इतनी ताकत दी है कि वो आपको आगे, जिसकी वजह, क्योंकि उसकी भाषा को आपको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बाली बाहर आता है, वो कहानी आपको मालूम है कि बाली का किस तरह से हारता है। तो मैं उसको ऐसे सोचता हूं कि क्या ये बीजेपी पढ़ चुकी थी और उसने उसी तरह कहा, क्योंकि आप गौर कीजिए, मैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ ही कर रहा हूं इशारा, जिन्होंने शुभेंदु को लेते ही कहा कि इस नंदीग्राम से लड़ें दीदी, और अगर सिर्फ अकेले लड़ें, अगर उनको दम है तो वो अकेली सीट से लड़ें। और मुझे लगा कि ममता बनर्जी ने उसकी चुनौती को वैसे ही लिया। हो सकता है प्रशांत किशोर और उसकी टीम ने पकड़ा भी हो, कहा हो कि दीदी, हाँ दीदी, उनके पीछे दिल्ली के दो हैं, दिल्ली के जो लोग हैं वो मुख से निकाल कर ले आए। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण रहा होगा। ममता बनर्जी कभी किसी राजनीतिक चुनौती को पीछे बैठकर नहीं रहती, सामने आती हैं। और हमको ये रामायण का प्रसंग ऐसे ही याद आया, मैं उसको जोड़ नहीं रहा हूं। एक बार आपने जिक्र किया था ना कि आज ही शायद जिक्र आप कर रहे थे कि सबसे बड़ी जीत किसी लड़ाई में ये होती है कि दुश्मन के दिमाग को पढ़ लिया जाए। और शायद इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने दुश्मन के दिमाग यानी ममता बनर्जी को दिमाग, राजनीतिक दुश्मन जो हैं, दिमाग पढ़ लिया कि एक ऐसी महिला है कि अगर ललकार दो तो बाली की तरह निकलेगी, चाहे तारा लाख समझाए। और प्रशांत किशोर चाहे लाख समझाए। और बीजेपी इसमें कामयाब हो गई। ममता बनर्जी नंदीग्राम आ गई, और नंदीग्राम आ गई तो स्थिति सामने है कि जिस नंदीग्राम ने उनको हीरो बनाया, आज उसी नंदीग्राम में उन्हें अपने टूटे हुए पांव को लेकर के व्हील चेयर पर खेतों के रास्ते से गोत्र बताना पड़ रहा है, अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। राजा राम सिया राम पर वो भड़क जाती थी, ऐसा लगता था राजा राम सुन के श्री राम के उनके कान में गले हुए शीशे डाल दिए गए हो ममता बनर्जी के। आज वो कर रही है कि वो बंदोपाध्याय। आप एक चीज़ गौर किए कि नहीं धीरेन्द्र जी, कि किसी भी मंच पर उनको ममता बनर्जी नहीं कहा जाता है। ये वैसे कभी पहले भी नहीं कहा गया, कभी नहीं। यहाँ जानबूझ करके पूरा कि ममता बंदोपाध्याय, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में लोग उस बंदोपाध्याय शब्द से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी वंदना कराने वाला बंदोपाध्याय ही होता है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जो यूपी बिहार से थोड़ी भिन्न है। यहाँ जब बंदोपाध्याय आता है, वंदना कराने वाला कोई भी है, लेकिन एक चीज़ है, और यहाँ की वंदना कराने वाला दूसरी जाति का भी व्यक्ति होता है, तो उसके प्रति भी श्रद्धा उतनी ही होती है। जानबूझ के ममता बंदोपाध्याय, फिर गोत्र बताना, ये सब जो जिस धर्म से और जिस चीज़ से भड़कती थी, अंततः नंदीग्राम ने उनको उसी मुकाम पे पहुंचा दिया। हालांकि कल रात में उन्होंने फिर जय श्री राम बोलने पे नाराजगी कल कहा कि ये क्या हो रहा है यार। हाँ, उनके सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जो बीजेपी के वो देखने गई हाँ, थी अपने समर्थन। हाँ, तो उससे फिर वो चिढ़ गई थी। और फिर अब चूंकि अपने को हिंदू बता ही रही है, अगर नई गोत्र बताने का मतलब ये हो कि अपने को एक हिंदू ही नहीं ब्राह्मण साबित करने की कोशिश कर रही हैं और लोगों की भावनाएं अपने तरफ करना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जो 10 साल के कार्य हैं उसकी तुलना यहाँ की जनता कर ली है। और जनता की कसौटी बहुत बढ़िया होती है। अब पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि उस पर जनता ने इन्हें कस लिया है। और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, क्योंकि उसके आसपास दिखाई देता है कि किसी गांव में आप जाएं तो संपन्न मुस्लिम परिवार को सारी सरकारी सुविधाएं मिली हैं, आवास योजना का लाभ भी उसे मिला है। और ठीक उसके बगल में कोई एससी समाज का, हमारे दलित समाज का व्यक्ति है जो अत्यंत ही दीनहीन अवस्था में है, गरीब है, जो धान के खेत में काम करता है लेकिन उसको भात खाने के लिए नहीं मिलता है। उसको कोई सरकारी व्यवस्था इस पश्चिम बंगाल में, चाहे हम पर कोई कुछ भी कहे, मैं दावे से कह सकता हूँ, ये लिस्ट दिखा दें, ये कितने दलितों को इन्होंने दिया, कितने पिछड़े समाज के लोगों को दिया, कितने आदिवासी समाज के लोगों को दिया। आदिवासी समाज के लोगों को उतार करके घोषपाड़ा में
30 बीघे जमीन छीन करके उनके मंदिरों को ढा करके तो कब्रिस्तान बना दिया गया साहब लॉकडाउन देखिए, में। हम लोगों को लगता है कि इस पर एक अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम नंदीग्राम पर और 29 सीट पर हैं जिसमें बीजेपी के लिए एक मुफीद माना जा रहा है पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, 24 परगना और एक और शहर जो हम लोग पुरुलिया की शायद सीट, बांकुड़ा की सीट है। तो उन तमाम 30 सीटों पर फिर हम लोग कल वोटिंग पढ़ते देखेंगे। यहाँ 144 के तहत चुनाव होगा, यानी बहुत ही टेंस माहौल में होगा, लेकिन कल जनता ये तय कर चुकी होगी कि वो किसको इस बार यहाँ से मुख्यमंत्री पद पर भेज रही है। क्या यहाँ से जीतने वाला मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तय होगा। मेरी तमाम दर्शकों से एक और अपील है कि वो चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, चूंकि हम लोग वो करना चाहते हैं। लाइव करने के लिए हमको मिनिमम एक सब्सक्रिप्शन जो धीरेन्द्र जी कहते हैं ना कि देश में कि अगर दिल्ली का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, उसको थोड़ा सा अगर बांग्ला वर्जन कर दें तो पश्चिम बंगाल के सत्ता तक का जो रास्ता है ना वो शायद नंदीग्राम से होकर निकलेगा। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हम सिर्फ अपने विचार शेयर करने के लिए आपके साथ होते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमको फील्ड में दिख रहा है वो हम आप तक शेयर करें। इसीलिए मुझे सिर्फ वो चाहिए कि हम लोग लाइव कर सकें। इसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन होगा तो एक निश्चित सीमा के बाद ही हम लोग लाइव कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल पूरे दिन के चुनाव में क्या हुआ, कहाँ क्या हिंसा हुई या नहीं, हम उम्मीद करते हैं ये ना हो और शासन उस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को वोट करने में स्वतंत्रता दे और सुरक्षा दे। फिर अब कल मिलते हैं उस पूरे चुनाव के बाद, यानी इस बंगाल के चुनाव की सबसे बड़ी सीट पर वोटिंग के बाद। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। यही कामना है कि भयमुक्त चुनाव हो, हिंसा रहित चुनाव हो। शुक्रिया।